स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के अंदर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। ये सीरीज़ हमने दोबारा 10th क्लास के बच्चों के लिए शुरू करी है, जिसमें इन लेक्चर्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो MCQs भी कवर करेंगे, वो रीज़न एसेशंस भी कवर करेंगे, वो केस स्टडीज़ भी कवर कर पाएंगे। तो पहले हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आपको टॉपिक वाइज MCQs, रीज़न एसेशंस एंड केस स्टडीज़ भी मिलेंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर। तो ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो देखते हैं कि बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद हम न्यूट्रिशन जो है वो कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के साथ। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके बिना एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, या यूं कहिए कि लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या अगर हम खाना नहीं खाएंगे क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो। सो न्यूट्रिशन जो है, मतलब खाना खाना, वो ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे हम? न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। सो न्यूट्रिशन के बिना ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं है। सो न्यूट्रिशन के बिना ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम ब्रीदिंग ना करें, तो अगर हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे तो रेस्पिरेशन नहीं हम कर पाएंगे। अगर रेस्पिरेशन हम नहीं करेंगे तो कैसे हम फूड को ब्रेक करेंगे, और कैसे हम वहाँ से एनर्जी गेन करेंगे, और कैसे हम सर्वाइव करेंगे? तो जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। तो बात करते हैं सेकेंडली हम इसकी रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेस्पिरेशन की। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की। अगर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के अंदर अगर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो क्या जो हमने फूड खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स की हम सर्कुलेशन कर पाएंगे सारे बॉडी पार्ट्स तक? नो। तो ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट्स के केस में अगर उसने फोटोसिंथेसिस कर ली है तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो उसने फूड बनाया है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट सारे जो पार्ट्स हैं वो एनर्जी गेन कर सके। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड सर्कुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है जी, तो ये हमने अभी पढ़ा। तो फोर्थ हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद अगर आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया तो वहाँ से आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो डाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी है? वो है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से एलिमिनेट करना। वो क्या है? इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। जो डाइजेशन के बाद वेस्ट रिलीज हुआ है बॉडी में, उसकी हमने क्या करनी है? बॉडी में से एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीशन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है। अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ही अक्यूमुलेट होता रहा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी प्रोसेसेस क्या हैं?
वो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर तो हो सकता है, मगर वो जिंदा रहने के लिए कोई ज़रूरी कैरेक्टर नहीं है। तो क्या वो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स की अगर बात करें हम, या वर्कर बीज की अगर हम बात करें, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, या कुछ ऐसे कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो जिंदा नहीं रह सकते? बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं। तो मतलब रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टर है। तो सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन की, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन की। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड का अपटेक करते हैं, अपने फूड को खाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड इज व्हाट? न्यूट्रिशन। तो अपटेक ऑफ फूड की जगह पर मैं न्यूट्रिएंट्स लिखूंगी, ठीक है? तो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज व्हाट? न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस जिसके थ्रू आपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक करे या फिर इंजेस्ट करे, उसको आप क्या बोलते हो? वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है उसके काफ़ी सारे मोड्स हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि हम देखते नहीं कि कुछ आपके टॉयज जो होते हैं वो अपने आप से वर्क करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिकली चलने वाले टॉयज या फिर ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ सिंथेसाइजिंग है, अपना फूड खुद से बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाते, मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे कि हम लोग अपने खाने के लिए एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और जो उनका मोड है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए हम इन्हीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? ऐसे करके बच्चों एक हेडिंग बना लो और उसके अंडर देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिजम्स को या तो हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। और जो फिर ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करेंगे उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो इतनी बात बच्चों आपने रखनी है याद। अब बात करेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी फर्दर सब टाइप्स होती हैं। वो कौन सी है? अगर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अपने फूड एंड शेल्टर के लिए रहता है या डिपेंड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हमने पैरासाइट की एग्जाम्पल याद रखनी है तो हम क्या याद करेंगे? एग्जाम्पल में हम याद कर सकते हैं लाइस, या फिर याद कर सकते हैं लीचेस, या फिर हम याद कर सकते हैं यहाँ पर कस्क्यूटा की एग्जाम्पल, ठीक है जी, कस्क्यूटा की एग्जाम्पल। तो इन टर्म्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गिव वन organisms example that shows parasitic mode of nutrition। तो आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जानी, ये टर्म्स और उनकी एग्जाम्पल्स आपने याद करके ही जानी है। इनमें से कोई एक ना एक आपको पेपर में देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है? उससे पहले हम कस्क्यूटा के केस में देखते हैं। कस्क्यूटा क्या करता है? इसको हम अमर वेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये जो वाइन है वो किसी भी प्लांट के ऊपर क्या करेगी?
क्लाइम कर जाएगी और उस प्लांट में से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। वो बेचारा प्लांट क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। तो रूट्स के थ्रू वो, जाइलम के थ्रू वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को अपटेक करता है। अब जैसे ही वो मिनरल्स एंड वाटर का अपटेक करने के बाद लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बना करके सारे पार्ट्स में सर्कुलेट करेगा। तो ये जो कस्क्यूटा है वो क्या करेगी, वो वहां से स्टेम और ब्रांचेस में से सारे का सारा फूड एब्जॉर्ब करेगी और जो प्लांट है वो बेचारा ड्राई हो जाएगा और एक दिन वो सूख करके मर जाएगा। सो ये ऐसे अपना फूड किससे लेगी, होस्ट प्लांट से लेगी। जिस प्लांट के ऊपर ये रिजाइड कर रही है अपने शेल्टर के लिए और डिपेंड कर रही है फूड के लिए, उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। और जो ये कस्क्यूटा है वो खुद क्या है, एक पैरासाइट है। फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे ये येलो कलर का धागा जो है वो प्लांट के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है और उसमें से वो क्या कर रहा है, वो अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है। तो देख सकते हो कि प्लांट ड्राइड कंडीशन में है और ये खुद प्रॉपर अपने येलो कलर में फ्लरिश कर रही है। तो ये किसकी एग्जाम्पल थी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, जो कि क्या है, जो कि है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि जगह थोड़ी कम है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंगाई। ये क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी अपनी फूड की डाइजेशन करते हैं। वो कैसे, ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर कुछ केमिकल्स अपनी बॉडी में से सिक्रीट करेंगे और उसकी डाइजेशन बॉडी के बाहर ही करने के बाद उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे ये अपनी न्यूट्रिशन करते हैं। ये ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फ्रेंड भी हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को दोबारा फिर से अर्थ के अंदर या फिर ग्राउंड या सॉइल के अंदर रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजर इन नेचर है। तो इसकी एग्जांपल हमने क्या बोली, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी या तो फंगाई या फिर बैक्टीरिया। तो ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हुए अपनी न्यूट्रिशन करते हैं। लास्ट जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो कौन सी है, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंप्लीटली इंजेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड के ऊपर या लिक्विड फूड के ऊपर जब फीड करते हैं तो हम उसकी कंप्लीट इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद उस फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उसकी एसिमिलेशन करते हैं, मतलब उसमें से जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको यूज करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है एसिमिलेशन के बाद उसकी हम क्या कर देते हैं, बॉडी में से एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे अपनी न्यूट्रिशन करते हैं कि मतलब कंप्लीट फूड इंजेक्शन के बाद बॉडी के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या बाद में उसमें से एक्सक्रीशन करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो कंप्लीट फूड इंजेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम किसकी लेंगे इसके अंदर, एग्जाम्पल में हम अम्ब्यूबा की एग्जाम्पल ले सकते हैं, इवन पैरामीशियम की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और हम ह्यूमंस की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर याद करेंगे। तो इन टर्म्स को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इनके बेसिस पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ ही के साथ इनकी एक एक या दो दो एग्जाम्पल्स भी आपने याद करनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट करो बच्चों। हाँ जी, अगर हम बात करें अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, जैसे कि प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हम किसकी बात कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल में बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स की
एंड ब्लू ग्रीन एल्गा की, ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं और ये अपने खाने को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी हम डिटेल में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले आप इस सारे जो हमने प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं उनके लिए ये जो शॉर्ट नोट्स बन गए हैं इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, आपको रिटन हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, या फिर आप हमें डीएम कर दो। अगर आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर डीएम करते हो तो आपको वहाँ से नोट्स भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर हम फीड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? बेसिकली दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। जो न्यूट्रिएंट्स हमें ह्यूज क्वांटिटी में या फिर लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या चाहिए हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। सो लार्ज अमाउंट में जो हमें चाहिए वो कौन से हैं? मैक्रो। जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम से ही माइक्रो का मतलब होता है ना कम, तो जो कम अमाउंट में हमें चाहिए हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे? हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी बात करेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स की। दूसरी हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तीसरी हम बात करेंगे फैट्स की। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों ही हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जब भी आप खाना खाते हो तो ब्रेड्स में आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, और जो प्रोटीन है, अगर आपने मिल्क का एक गिलास पिया तो कितना सारा प्रोटीन आपने कंज्यूम किया। फैट, सब्जी में आप कितना सारा घी डाल करके खाते हो तो कितनी ज़्यादा फैट आपने ली, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। वहीं पर अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, मतलब हम बात करेंगे मिनरल्स की, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम बात करेंगे विटामिन्स की, या हम बात करेंगे विटामिन्स की। तो ये हमारे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब भी आप खाने में सॉल्ट लेते हो तो कितना कम डालते हो ना आप, 1 या 2 पिंच आपकी एक बोल वेजिटेबल में हो सकता है, तो कितना कम अमाउंट आपने लिया। तो वहीं पर विटामिन्स भी आप बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करते हो एज कंपेयर टू दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारे फूड के थ्रू मिलते हैं। तो हम क्या कर रहे थे? शुरू में बोला न्यूट्रिशन क्या था? प्रोसेस टू अपटेक न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप न्यूट्रिशन कर रहे हो, और आप खा क्या रहे हो? आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। तो यही न्यूट्रिएंट्स आपका क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए फिर? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो गए? ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, ठीक है, जो आपके फूड को बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अभी हम आगे, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो। ओह वाह, क्या व्यू है। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर करने वाले हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो भी अपना खाना खुद से बनाता है। तो ऐसा क्यों है? उनके पास ऐसा क्या है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं? हम अपना खाना क्यों नहीं बना सकते? मैगी तो हम खुद से बनाते हैं, तो फिर हम ऑटोट्रोफ्स क्यों नहीं है?
भाई मैगी का सोर्स जो है, वो मैदा जो है, वो तो आपने कहीं और से लिया है, वो तो आपने ग्रेन्स से डिराइव किया है, तो आप तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो इसलिए आप हेट्रोट्रॉफ्स हो, ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो। मगर प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है। सनलाइट जो है वो इस प्लांट के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है, लीव्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं टू द सनलाइट, है ना। तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकती है अपने एटमॉस्फेयर में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें पता है एयर के अंदर मौजूद है, क्योंकि एयर क्या है भाई बच्चों, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर अभी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब हम एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको कौन अपटेक करता है, यही प्लांट्स तो करते हैं। जब भी इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया तो यहाँ से इनको अपना रॉ मटेरियल मिल जाएगा। इनको क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, और सॉइल में से ये क्या करते हैं, वाटर को अपटेक करते हैं और मिनरल्स को। तो अभी रॉ मटेरियल में इनको क्या मिल गया, इनको वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गए, और इनको क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और अभी इन्हीं रॉ मटेरियल्स को जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स के अंदर यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये वहां पर क्या फॉर्म कर देंगे, ग्लूकोज फॉर्म कर देंगे, जो कि इनका फूड है। ग्लूकोज के साथ ही ये एक बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट है, ये ऑक्सीजन को फिर बैक टू इन्वायरमेंट रिलीज कर देंगे, जिसको हम क्या कर लेंगे, इनहेल करेंगे फॉर रेस्पिरेशन, है ना। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। आप लोगों का एक सिंपल सा आंसर होगा कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है। भाई लीव्स के अंदर भी कहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो ये कैसे होगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब आपसे पूछा जाए तो आपका वन एंड ओनली आंसर होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों, अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोप्लास्ट, अगर मैं ये बना रही हूं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये सारा स्ट्रक्चर जो ये खाली पोर्शन दिखा रही हूं, ये है स्ट्रोमा। ये क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक कॉइन की बात करूं मैं तो उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। अब इन्हीं कॉइन्स के इस स्टैक को, जैसे हमारी मदर्स क्या करती हैं, जैसे ही ब्रेड्स को कुक करती हैं तो एक के ऊपर एक रोटी वो रखती जाती हैं, ब्रेड्स को रखती जाती हैं, उनका जो वो पाइल बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। अब यही जो ऐसे स्टैक इधर फॉर्म हुआ है उसको हम पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं, ग्रैनुल। पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनुल। अब अगर हम बात करें इस थैलाकॉइड की, इस थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट रहती है क्लोरोफिल, ठीक है। इस ग्रैनुल के अंदर जो ये मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, ये क्या है, क्लोरोफिल, जिसको मैं शॉर्ट में CH लिख रही हूँ, क्लोरोफिल। तो अब ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करती है, जो सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ रही है उस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करके एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सनलाइट जो है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जब यही दो ग्रैनम एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं लैमेला, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमेला, ठीक है। तो ये बात इतनी आपने याद रखनी है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट के लिए, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना DNA होता है और अपनी प्रोटीन फैक्ट्री मतलब राइबोसोम्स होते हैं। तो इनके पास अपना राइबोसोम होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, और अपना इनके पास खुद का DNA भी होता है। मतलब ये सेल के DNA के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनके पास अपना DNA है। ये सेल के अंदर प्रेजेंट राइबोसोम्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट डिपेंड नहीं करता, इसके पास अपना राइबोसोम
राइबोसोम होता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा सेल का ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा ऐसा ही एक ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बात आप याद रखोगे। तो अभी देखते हैं कि जब इस क्लोरोप्लास्ट ने इतना सारा कुछ कर लिया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल इसके अंदर थी, तब आगे क्या होगा? अब आगे होगी फोटोसिंथेसिस। वो कैसे होगी देखते हैं। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ जी, तो फोटोसिंथेसिस के मैंने आपको बताए थे कि 2 फेज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइट फेज एंड डार्क फेज। तो अब जो पहला फेज है जिसको हमने क्या बोला? लाइट फेज। मतलब इस फेज में लाइट की यूटिलाइजेशन होगी। क्या होगी? लाइट की यूटिलाइजेशन होगी। ये नहीं बोलना कि लाइट की प्रेजेंस में ये होगा, बिल्कुल सही है, प्रेजेंस में होगा तभी तो यूटिलाइजेशन होगी। बट इसके चक्कर में आप लोग क्या करते हो? डार्क फेज में क्या करते हो? आप बोलते हो कि लाइट की एब्सेंस में ये जो फेज होगा वो आपका अराइज होगा। बट ऐसा नहीं है, डार्क फेज में भी लाइट होती है मगर उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब लाइट फेज के अंदर प्लांट क्या करेगा? वो वाटर की जो प्लांट ने अपने रूट्स के थ्रू सॉइल में से अपटेक किया था, उस वाटर की लाइसिस करेगा। तो वाटर की क्या होगी? लाइसिस होगी। सो लाइट फेज में पहले क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद इस लाइट के थ्रू क्या होगी? वाटर की लाइसिस होगी। लाइट एब्जॉर्प्शन कहां पर हुई है? आपने देखा इन थैलाकोइड, है ना? थैलाकोइड किसकी हेल्प से हुई है? क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के अंदर किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। अब फिर क्या होगा? लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद क्या किया जाएगा? वाटर को लाइस किया जाएगा, वाटर को ब्रेक किया जाएगा, वाटर लाइसिस होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इवेंट्स दोज अराइज एट द टाइम ऑफ लाइट फेज। तो आपके आंसर में ये 2 पॉइंट आप लिखोगे और साथ ही में एक रिएक्शन भी आप लिखोगे। वो क्या है कि जब भी आप वाटर के ऊपर क्या डालोगे? सन से आने वाली लाइट डालोगे तो क्या होगा? यहां से वाटर में से हाइड्रोजन रिलीज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो जाएंगे और साथ ही में आपके पास ऑक्सीजन भी यहां से रिलीज होगी। ठीक है, लाइट फेज में वाटर की लाइसिस होगी। ये रिएक्शन आपने लिखनी ही लिखनी है। और उसके बाद बात करते हैं अभी डार्क फेज। किसकी बात करेंगे? डार्क फेज। जैसे ही लाइट फेज खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? डार्क फेज होगा। तो डार्क फेज में लाइट एब्सेंट नहीं होगी, बस लाइट को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, लाइट को यूज नहीं किया जाएगा। होगी वो वहां पर जरूर, एब्सेंट भी हो सकती है बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एब्सेंट होगी। तो डार्क फेज में लाइट एब्सेंट नहीं है, बस उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम करेंगे रिडक्शन। तो जो लाइट फेज में से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, उसी हाइड्रोजन की हेल्प से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एनवायरमेंट में से ली है उसकी करेंगे रिडक्शन। तो यहां पर क्या होगी? रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर बोलो कि आपने किसकी रिडक्शन कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड की, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो तो क्या है? C6H12O6। तो पहले हाइड्रोजन नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड में, अब उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो क्या हो गई? रिडक्शन हुई ना। तो रिडक्शन की हेल्प से यहाँ पर डार्क फेज आपका कंप्लीट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट फेज के बाद ही आपका डार्क फेज होगा, जिसमें लाइट को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, बस लाइट फेज में से रिलीज हुए वाटर की लाइसिस के बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको यूटिलाइज कर लेंगे। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाने के लिए। तो यहां से जो ऑक्सीजन लाइट फेज में रिलीज हुई थी उस ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जो हम लोग अपनी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए
या और एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, एक है लाइट फेज और दूसरा क्या है, डार्क फेज। अब इन्हीं दोनों रिएक्शंस का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा वो मैं इधर लिख रही हूँ। ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाकर के सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और उसी के साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये बात हम याद रखेंगे। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको लाइट फेज में से आई हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करके उसकी रिडक्शन करके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और जो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई थी वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गई और जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई थी उसको प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या अपनी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज कर लिया। अब अगर बात करें कि जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको अगर प्लांट्स ने स्टोर करना है अपनी बॉडी में तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे। प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करेंगे। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ऐसे लिख रही हूँ स्टार्च, ठीक है। तो ये स्टार्च की फॉर्म में अपने ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके साथ आपका 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन लाइट एंड डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा आपने लिखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो और इसके एंड में फिर वो ओवरऑल रिएक्शन आप इसके बाद लिखोगे, ठीक है। जल्दी से करो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। साइनोबैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रोमोफोर्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होती है ये क्लोरोफिल और उसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या कर लेता है, यही फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक ऑटोट्रॉफ है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स जो है वो खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूट्रिशन इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए सेशन ये काफ़ी वर्थ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपको इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे DM करें और अपने नोट्स वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।